अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे कि डायरेक्ट असिस्टेंस क्या होता है। डायरेक्ट असिस्टेंस द यूज़ ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स अंडर डायरेक्ट सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिटरमिन वेदर एंड इन विच एरिया डायरेक्ट असिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड। अच्छा जी, ये फॉलोइंग फैक्टर्स है जिनको जो कंसीडर किया जाता है। एक तो ये कि जहाँ पे लॉ प्रोहिबिट कर दे वहाँ पे यूज़ नहीं करना, ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस को देखा जाता है और इसी तरह रिस्क और जजमेंट को देखा जाता है कि किस एरिया में ज़्यादा रिस्क और जजमेंट है, उसमें जो डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट असिस्टेंस शैल नॉट बी यूज इन फॉलोइंग। इन सब एरियाज़ में डायरेक्ट असिस्टेंस को यूज़ नहीं किया जाएगा जहाँ पे हाई रिस्क और सिग्निफिकेंट जजमेंट हो, एवेलुएटिंग एंड एड्रेसिंग फ्रॉड रिस्क जहाँ पे फ्रॉड रिस्क इन्वॉल्व हो। इसी तरह अनअनाउंस ऑडिट प्रोसीजर्स है जिनको अनाउंस नहीं करना होता है, वहाँ पे भी जो है वो नहीं यूज़ किया जा सकता वर्क। इसी तरह एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करनी है तो वहाँ पे भी नहीं यूज़ की जा सकती क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है। इसी तरह डिसीजंस रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन, एरियाज रिलेटिंग टू वर्क इन विच इंटरनल ऑडिटर इज ऑलरेडी इन्वॉल्व। जिस एरिया में जो इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी काम करो वहाँ पे नहीं उनको यूज़ किया जा सकता क्योंकि वो अपने ऑलरेडी जो डायरेक्टर्स के सुपरविजन में उन्होंने काम किया होता है वो वही वाला काम ले आते हैं। ठीक है। इन ऑल अदर एरियाज एक्सटर्नल ऑडिटर कैन यूज डायरेक्ट असिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास है obtain एग्रीमेंट्स। Before obtaining direct assistance, external auditors shall obtain written agreement from authorized representative of entity and internal auditors. Authorized representative से भी जो आपने written agreement लेना है कि उनको कोई इशू वगैरह तो नहीं है और जो वो काम में जो इंटरवीन नहीं करेंगे, काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। और इंटरनल ऑडिटर से भी कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करेंगे और उनको कोई थ्रेट हो तो वो बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू। डायरेक्शन सुपरविजन और रिव्यू में जो है वो काम करेंगे इंटरनल ऑडिटर्स एक्सटर्नल ऑडिटर की डायरेक्शन सुपरविजन और रिव्यू में। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है कि एक्सटर्नल ऑडिटर शैल रिकॉग्नाइज दैट इंटरनल ऑडिटर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी। अच्छा जी, इसलिए डायरेक्शन सुपरविजन और रिव्यू में काम करेंगे। रिव्यू प्रोसीजर्स शैल इंक्लूड चेकिंग बैक सम ऑफ द वर्क परफॉर्म टू द अंडरलाइंग ऑडिट एविडेंस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन विद दो साइड विद गवर्नेंस। डायरेक्टर्स के साथ कम्युनिकेट किया जाए। एक्सटर्नल ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद दो साइड विद गवर्नेंस नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। नेचर और एक्सटेंट डिस्कस की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्यूमेंटेशन इफ डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज ऑब्टेन्ड। डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की जाएगी? एवेल्युएशन ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, इसी तरह उनकी ऑब्जेक्टिविटी को एवेलुएट करने के लिए बेसिस फॉर डिसीजन, हु रिव्यूड, रिटन एग्रीमेंट्स, वर्किंग पेपर्स, ये सारा कुछ जो है वो डायरेक्ट असिस्टेंस में डॉक्यूमेंट किया जाएगा। हर चीज़ को जो भी यूज़ की जा रही है, जो परफॉर्म की जा रही है, उसको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि रिकॉर्ड रह जाते हैं उससे। ठीक है। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डायरेक्ट असिस्टेंस से रिलेटेड डिस्कस किया कि डायरेक्ट असिस्टेंस क्या है, किन फैक्टर्स पे डिटरमिन किया जाता है, किन फैक्टर्स पे जो है वो हम डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते, एग्रीमेंट्स जो है वो किन 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 से हमने एग्रीमेंट लेने होते हैं और जो एक्सटर्नल ऑडिटर की डायरेक्टर सुपरविजन और रिव्यू में काम करना होता है इंटरनल ऑडिटर्स ने। इसी तरह हमने फिर देखा कि दो चार विद गवर्नेंस के साथ भी हमने कम्युनिकेट करना होता है और डॉक्यूमेंटेशन भी करनी होती है हर उस काम की जो कि हमने परफॉर्म किया ड्यूरिंग ऑडिट। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आएगा आज का लेक्चर। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।